हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं गुलाम वंश का कालक्रम या क्रोनोलॉजी और समझेंगे कि गुलाम वंश या मामलुक वंश इसका नाम कैसे पड़ा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का घटनाक्रम देखा कि कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत की हिंदुस्तान में स्थापना होती है। और मोहम्मद गौरी 1206 में जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसका एक गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके हाथ में हिंदुस्तानी क्षेत्र थे, वो अपने को हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता का शासक बना लेता है। तो यहीं से उत्पत्ति होती है गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक हालांकि गुलाम था गौरी का, फिर भी वो शासक बन जाता है। तो जब वो दौर था शासकों का, तो आज की तरह सामाजिक विभेद इतना बलवान नहीं था। हमारे देश का प्रधानमंत्री चाय बेच के अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो नई कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था उस दौर में बेहतर लगती है मुझे। तो गौरी शासक था और उसने क्या किया था कि गुलामों को, अपने गुलामों को जो योग्य थे, जो कुशल थे, जो रणनीतिकार थे और जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे उसके शासन में, उसने उनको बेहतर पद दिए हुए थे। उन्हीं क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक था और उसने गुलामों की पहले खरीद फरोख्त होती थी, तो उसने भी एक बाज़ार से कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा हुआ था। लेकिन उसकी योग्यता देख के वो काफ़ी प्रभावित हुआ और उसको छोटे छोटे अभियानों में, मतलब अपने युद्ध अभियानों में भेजता रहता था। और इसमें कुतुबुद्दीन सफल भी हुआ। उसने कुशल प्रशासक की भूमिका निभाई, एक अच्छे योद्धा की भूमिका निभाई। और जब वो हिंदुस्तान में आया तो यहाँ के विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है। चूँकि वो गुलाम था, इसलिए हम लोगों के इतिहासकार इसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अब मामलूक वंश कैसे नाम पड़ा या इसके पीछे क्या कहानी है। मामलूक का मतलब होता है दास्ता से मुक्त, अर्थात दास्ता का मतलब है गुलामी। गुलामी से जो लोग मुक्त हो जाते हैं उन्हें मामलूक कहा जाता है। तो जब गौरी नहीं रहे, इससे पहले भी गौरी ने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन को इतनी फ्रीडम दे रखी थी कि वो आराम से अपना काम कर सके, लेकिन फिर भी एक गुलाम होने के नाते वो अपने आप को कभी शहंशाह के बराबर नहीं समझता था। तो गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बन जाता है तो वो मुक्त हो जाता है, अर्थात मामलूक हो जाता है, और वो गुलाम वंश की हिंदुस्तान में नींव रखता है। तो ये कहानी थी गुलाम वंश नाम कैसे पड़ा या मामलूक वंश क्यों कहते हैं इसको। तो इस क्रोनोलॉजी में हम लोग देखेंगे 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का सुल्तान बन जाता है और हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज हो जाता है। लेकिन इसकी राजधानी लाहौर थी, ना कि दिल्ली। दिल्ली इसका कार्यालय था, लाहौर इसकी राजधानी थी तब तक। और वहीं से ये नियंत्रित करता रहता है अपने सारे क्षेत्रों को, जो भी इसके पास थे, जो भी गौरी साम्राज्य के उस समय के राज्य हुआ करते थे, क्षेत्र हुआ करते थे। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और 1210 में आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का भी जिक्र नहीं मिलता। इसकी 3 बेटियों का जिक्र जरूर मिलता है इतिहास में, लेकिन पुत्र का जिक्र नहीं मिलता, इसलिए आराम शाह को गद्दी मिल जाती है 1210 में। परंतु ये योग्य शासक साबित नहीं होता और 1211 में इसको इल्तुतमिश द्वारा हटा दिया जाता है। और 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश दामाद था, मतलब एक बेटी की शादी उसने इल्तुतमिश से की हुई थी। तो इल्तुतमिश
इस नाते कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और बहुत योग्य प्रशासक भी हुआ। तो 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और 1236 तक राज करता है। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, शायद इल्तुतमिश का बेटा, सरदारों की वजह से या तुर्की सरदारों की दखलंदाजी की वजह से ज़बरदस्ती उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। लेकिन इल्तुतमिश अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासक बना गया था हिंदुस्तान की सत्ता का। परंतु जो उस समय दरबारी सरदार हुआ करते थे उनका हस्तक्षेप शासन व्यवस्था में बहुत रहता था। तो कुछ लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह के संपर्क में थे, वो उनको राजा बनाना चाहते थे, और कुछ रजिया सुल्तान के संपर्क में थे जिनको पहले से इल्तुतमिश ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मेरे बाद सुल्तान रहेंगी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी बहुत अच्छे प्रशासक नहीं रहते, 1236 में ये भी हटा दिए जाते हैं। रजिया सुल्तान अब 1236 में प्रशासन संभालती हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदुस्तान में पहली महिला थी जो शासक बनी और पहली इस्लामिक महिला भी हैं जो शासन करती हैं हिंदुस्तान की सत्ता पे। तो रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पे बैठती हैं, 1240 तक रहती हैं। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनते 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। बहुत योग्य शासक नहीं होते हैं ये तीनों ही, और इनके समय में ज़्यादातर प्रशासन व्यवस्था जो है वो दरबारी सरदारों के हाथ में रहती है। जो दरबार में मंत्रीगण और उनके प्रशासक होते हैं उन्हीं के हाथ में रहती है, क्योंकि इनमें खुद में योग्यता नहीं थी कि वो प्रशासन कर सके। इसलिए मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद का समय बहुत वर्णित नहीं मिलता है इतिहास में। और अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद के समय उनके सरदारों में से बलबन जो था वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, ये एक तरीके से शासकों को डमी बना के रख देता है। मतलब वो केवल बैठे तो हैं, उनके नाम से तो सल्तनत चल रही है, लेकिन सारा काम जो है वो बलबन के हाथों में है। 1266 में नसरुद्दीन महमूद ख़त्म, बलबन सत्ता पे अधिकार करता है, और ये एक कुशल प्रशासक होता है गुलाम वंश का। और ये 1286 लगभग 20 साल तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश की सत्ता पे। और इसके जाने के बाद, इसके समाप्त हो जाने के बाद कैकूबाद और शमसुद्दीन कयूमर्स आते हैं बारी बारी से, लेकिन बहुत अच्छे प्रशासक ये भी साबित नहीं होते हैं। और बलबन के बाद मान लिया जाता है कि गुलाम वंश का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो कैकूबाद 1286 से 1287 तक और शमसुद्दीन कयूमर्स 1287 से 1290 तक रहते हैं, और 1290 में समाप्त हो जाता है गुलाम वंश और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रोनोलॉजी गुलाम वंश की। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से इसे देख सकते हैं। अगले वीडियोज़ में हम लोग बारी बारी से एक एक शासक के बारे में विस्तार से जानेंगे और इनकी घटनाओं के बारे में, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।